तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का इंग्लिश कोर का ये एक इम्पॉर्टेंट पेपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, आपका 13 मई, जी हाँ बच्चों 13 मई 2022 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए हम लोग वापस से अपना जो सीरीज़ हम चला रहे थे, प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर या फिर इम्पॉर्टेंट पेपर जो भी आप कह लीजिए, तो वो वापस से लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में ये जो हमारा पेपर हम देखने वाले हैं, ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 1 है या सैम्पल पेपर 1 जिसको आप कह सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 सैम्पल पेपर तो आपको करवा ही दूंगा, प्रैक्टिस पेपर तो आपको करवा ही दूंगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। वो बात ये है कि अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेरी वीक रही है, ठीक है। इंग्लिश मेरी वीक रही है। जब मैंने अपने टाइम पे बोर्ड एग्जाम दिया था तो 100 में से 65 नंबर आए थे, यानी 65 नंबर आए थे। वहीं पर अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में मेरे 100 में से 95 नंबर आए थे, ठीक है। तो इंग्लिश थोड़ी सी वीक रही है, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा आपको, जितना भी प्रैक्टिस पेपर सैंपल पेपर करवाऊंगा उसके अंदर। तो चिंता करने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश कोर आप देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्यूआर कोड वगैरह आते हैं आपके। और ये जो इंग्लिश का पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा, ठीक है। आपका 2 घंटे का होगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें मार्क्स की, तो 40 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। अगर हम ऊपर चलें और थोड़ा यहाँ पर देखें कि आपका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, तो यहाँ पर सीरीज लिखा हुआ रहेगा आपका, एक आपको पता ही होगा सेट 1 2 3 4 कोई सा भी हो सकता है। ये जो पेपर है ये सेट 1 है। उसके बाद यहाँ पर कोड लिखा हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ रोल नंबर के लिए दिया होगा और कुछ और बातें यहाँ पर लिखी हुई होंगी। उसके बाद यहाँ बताया गया होगा कि यहाँ पर चेक कर ले कि ये जो क्वेश्चन पेपर आप कर रहे हैं इसके अंदर जितने भी पेज प्रिंट होंगे ना, वहां पर आपको लिखा होगा। जैसे ये जो पेपर मैं करवा रहा हूँ आपको, इसके अंदर 13 प्रिंटेड पेज है, यानी कि 13 छपे हुए पेज है, खाली पेजों को छोड़ दे तो। और भी कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं। उसके बाद अगर हम एक और बात देखें यहाँ पर, तो बोला गया है ये जो पेपर है आपका इंग्लिश कोर का, इसके अंदर 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उनका आंसर आपको देना है। नीचे चलते हैं तो और भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको 15 मिनट का टाइम अलाउ किया जाएगा। 10-15 पे आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और 10-15 से 10:30 तक के लिए आप जो है सो कि क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो कि आपको उत्तर लिखना है। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई हुई है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। नीचे चलते हैं, थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए इस पेपर का। जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर देखिए बताया गया है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है आपका ये, ठीक है। रीडिंग का सेक्शन होगा आपका, दूसरा होगा राइटिंग का सेक्शन और तीसरा होगा लिटरेचर का सेक्शन। जो रीडिंग का सेक्शन होता है बच्चों, उसके अंदर आपका पैसेज वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उत्तर देना है। जो राइटिंग का सेक्शन होगा इसमें आपका ग्रामर का पोर्शन रहता है, पूरा का पूरा लेटर वगैरह, ठीक है। जो भी चीजें होगा इन्विटेशन वगैरह, ये सारे चीज इसके अंदर आ जाएगा। लिटरेचर के सेक्शन में क्या होता है बच्चों, आपका जो बुक है, जी हाँ बच्चों, जो आपका बुक है उसके अंदर से आपसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है आपको लिखने हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिटरेचर का सेक्शन रहता है। और उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो भी क्वेश्चंस है आपको अटेम्प्ट करने हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अलग अलग भागों में, ठीक है। क्वेश्चंस के लिए अलग अलग जो पार्ट्स है उसके अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपको हल करना है, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं बच्चों यहाँ पर सेक्शन ए में, जो कि होता है आपका रीडिंग का सेक्शन। और ये जो सेक्शन है आपका 14 नंबर का है। इस सेक्शंस के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए तो 14 नंबर के क्वेश्चंस इस सेक्शंस के अंदर आपसे इस सेक्शन के अंदर पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो देखिए पैसेज है बेसिकली। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर इस पेपर का पहला क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो पैसेज है वो दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका उत्तर देना है। देखिए सीबीएसई की तरफ से कुछ बातें बताई गई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये पैसेज है, यहाँ पर आपको इस तरह से पैसेज दिया हुआ है। हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है आपको कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज। कहने का मतलब ये है कि ऑफ द पैसेज, यानी कि जो भी आपने ये पैसेज पढ़ा तो आपको आंसर देना है कोई भी 8 क्वेश्चंस का। यहाँ पर आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और 1 into 8 यानी कि 1 गुने 8 करें तो 8 नंबर, यानी कि इसका मतलब यह है कि 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा
तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा टोटल। अगर आपका 8 क्वेश्चन सही होगा तो 8 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपसे 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 9 में से आपको 8 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है कि द राइटर सेज दैट फूड वेस्टेज इज नॉट समथिंग दैट scares individuals who have food readily accessible, whom does it actually scare and how। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक का कहना है ना कि भोजन की बर्बादी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन लोगों को डराती है जिनके पास आसानी से और सुलभ तरीके से भोजन उपलब्ध है। यह वास्तव में किसे डराता है और कैसे डराता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं। मैं आपको देखिए ये आंसर यहाँ पर पैराग्राफ में भी दिखा देता हूँ। इसका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको कि those who are not even able to consume one सिक्वल मील इन अ डे, ये उनको डराती है इस तरह से, जो एक दिन में एक टाइम का भी इस तरह से भोजन नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था वो ये है कि सीबीएसई की गाइडलाइंस आई है कि कई सारे बच्चे होते हैं ना कि जैसे यहाँ पर जो पैसेज वाले क्वेश्चन है इसमें से क्या किया भाई, ये आप पहला क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर बोल रहा है कि फूड वेस्टेज इस तरह से, और उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे जब मैं छोटी क्लास में था तो मैंने किया था। ठीक है, कि भाई इससे मिलती जुलती लाइन देखो और वहीं पे डिट्टो यहाँ पर टेप दो आंसर के अंदर। लेकिन सीबीएसई ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप डिट्टो लाइन नहीं टेप सकते हैं। ठीक है, यानी कि डिट्टो लाइन आप पैसेज में से उठा करके आंसर में नहीं लिख सकते, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ एक्सेप्टेबल है, अगर आंसर आपको मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन पूछा था कि लेखक का कहना है कि भोजन की बर्बादी जो है ना कोई ऐसी चीज नहीं है जो उन लोगों को डराती है जिनके पास आसानी से भोजन उपलब्ध है, ये वास्तव में किनको डराती है और कैसे। तो ये क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो इसका आंसर जो है ना ये आपको पैसेज के अंदर मिल गया, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। लेकिन जो नहीं मिलता है उसको वैसे नहीं लिख सकते हैं। उसका लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इंग्लिश आती है तब तो वेल एंड गुड है, आप तो अपना तरीका आपको पता होगा। लेकिन आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी वीक है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको जो लगता है ना कि हाँ ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है, तो थोड़े बहुत फेर बदल करके ऊपर नीचे करके आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। यानी डिट्टो नहीं लिखना है, आगे पीछे करके या फिर थोड़ा बहुत आंसर में कुछ चीजें ऐड करके आप लिख दीजिए, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बन जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नीचे अब हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि cite a point in evidence from the text to suggest that food wastage in medium and high income countries differs from low income जो है countries। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस पाठ से साक्ष्य में एक बिंदु का हवाला देते हुए यह सुझाव देने के लिए मध्यम और उच्च आय वाले, यानी कि जो आपका लो इनकम कंट्री है और हाई इनकम कंट्री है, आय वाले देशों में भोजन की बर्बादी कम आय वाले भोजन से भिन्न होती है। यानी कि जो आप कह लीजिए जो मीडियम कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए हाई इनकम वाली कंट्री और जो मीडियम इनकम वाली कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर जो भोजन की बर्बादी होती है उससे कम बर्बादी होती है जो जहाँ पर जो है सो कि कम आय वाली, यानी कि लो इनकम कंट्रीज जो है ना वहां पर जो है भोजन की बर्बादी यहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है। भोजन की बर्बादी कम आय वाले देशों में कम देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अफ्रीका ले लेंगे, ठीक है, इंडिया ही ले लीजिए। यहाँ पर इंडिया में तो वैसे काफी बर्बादी देखने को मिलती है, लेकिन अफ्रीका जैसे आप देखेंगे अफ्रीका के अंदर काफी कम बर्बादी देखने को मिलती है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में बहुत फूड वेस्ट किया जाता है, वीडियो बनाने के लिए फूड बर्बाद कर देते हैं, खाना बर्बाद कर देते हैं, ये बर्गर के ऊपर लात रख रहे हैं, ये वो, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए ये रहा। इसको मैं आपको पैसेज में भी दिखा देता हूँ, पैसेज में यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। मैंने पहले से ही आपके लिए लिख करके रख रखा था, ठीक है, मतलब यहाँ पर निशान लगा दिया। आंसर ये रहा दूसरे का कि इन मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज फूड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है, इज डिसऑर्डर, ठीक है, डिस्कार्डेड in vast amount at the supermarket and market level. In particular, major food and waste जो है सो कि losses exist in food supply
चेन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर लिखना था आपको। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए कि हाउ इंडियंस जो सो कि परसेप्शन दैट जो सो कि दे डोंट वेस्ट फूड इन कॉन्ट्रेडिक्शनरी, ठीक है, कॉन्ट्रेडिक्शनरी टू एविडेंसेस। तो इस तरह से कैसे भारतीयों की यह धारणा है कि वे खाना बर्बाद नहीं करते, सबूतों के विपरीत है ये चीजें। ठीक है, कि भारतीयों की धारणा है कि वो खाना बर्बाद नहीं करते, लेकिन ये एक्चुअली जो सबूत है, एविडेंस है, उसके विपरीत है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंडिया वेस्ट्स एज मच फूड एज द होल यूनाइटेड किंगडम जो है ईट, यानी कि इंडिया जो है इतना खाना बर्बाद कर देता है जितना यूनाइटेड किंगडम जो है वो खाता है पूरा पूरा। इस तरह से आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, 21 मिलियन टन ऑफ व्हीट इज वेस्टेड एनुअली। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर बातें बता रखा है, तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर आपको पैसेज में मतलब ढूंढने के तो जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे है फोर्थ क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मच फूड इज सफिशिएंट टू फॉर पीपल इन बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन है कि ये जो है इसके अनुसार बिहार में लोगों के लिए कितना भोजन पर्याप्त है, इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो लगभग 67 मिलियन टन। ठीक है, तो 67 मिलियन टन जो है वो सफिशिएंट रहेगा। 1 मिलियन के अंदर आपका 10 लाख आता है। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख आता है, तो इस हिसाब से आप इसको 67 जो है उसके हिसाब से आप यहाँ पर काउंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब लिख लीजिएगा, क्या अंदाजा लगा लीजिएगा। वैसे ये आपका आंसर यहाँ पर मिल गया आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड जो है सो कि फेज विथ अ सिमिलर वन टेकिंग क्यूज फ्रॉम लाइन 12 to 15। यहाँ पर बोल रहा है कि अलोंग विथ पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह से ओजोन ठीक है, ओजोन पार्टिकुलर यहाँ पर बोला है जैसे कि particulated matter is also a reason to worry amid rising pollution। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि दिए गए वाक्य को रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर आपको 12 से 15 तक जो यहाँ पर दिया गया है संकेत, तो उसको लेते हुए समान वाक्य को बदलकर फिर से लिखना है। इन चीजों को जो 12 से 15 यहाँ पर जो लाइनों में दिया हुआ है इनको दोबारा से लिखना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है यहाँ पर कि बढ़ते प्रदूषण के बीच नाइट्रोजन, सल्फर और ओजोन जैसे प्रदूषकों के साथ साथ पार्टिकुलेट, ठीक है, यहाँ पर जो है पार्टिकुलेट ये जो चीज है मैटर भी चिंता का कारण है, तो वो क्यों है। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आप इसका देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन, सिलेक्ट अ सुटेबल फेज फ्रॉम लाइन 1 to 3 टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करना है सुटेबल फेज। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि मैनी एथलीट्स रिस्ट्रिक्ट देयर साल्ट इनटेक वन पर्पज बिलीविंग दिस विल हेल्प प्रिवेंट ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित वाक्य को उचित रूप से पूरा करने के लिए पंक्ति 1 से पंक्ति 3 तक जो है ना उसका उपयुक्त वाक्यांश का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि कई एथलीट जो है अपने नमक का जो सेवन उद्देश्य पर प्रतिबंध करते हैं। ठीक है, कई ऐसे एथलीट्स है जो नमक का सेवन जब नमक का सेवन करते हैं तो उद्देश्य पर प्रतिबंधित करते हैं, इसको विश्वास करते हैं यह रक्तचाप की समस्या को रोकने में मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिखना था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला देखिए 7th है कि इज फूड वेस्टेज अ नेशनल इशू और अ ग्लोबल वन, व्हाई। ठीक है, आंसर करना है आपको। क्या खाद्य जो है अपव्यय एक राष्ट्रीय, यानी कि जो खाद्य बर्बादी हो रहा है, क्या वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है या वैश्विक है, तो वो आपको बताना है और क्यों है ये। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर देख सकते हैं बोथ अ नेशनल इशू और अ ग्लोबल इशू, वन इन्फ्लुएंस इकोनॉमी of a nation by creating economic loss for a global food security and the climate। तो इस तरह से आप आंसर इसका
लिख सकते हैं पैसेज में से ढूंढ करके। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है द पैसेज हाईलाइट्स फ्यू आयरोनिक जैसे कि सिचुएशन सेट एन एग्जाम्पल, ठीक है, डाटा ऑफ एनी वन ऑफ सच आयरोनिक जैसे कि सिचुएशन। तो इस तरह से बोल रहा है कि 8वें में कि मार्ग कुछ विडंबनापूर्ण स्थितियों पर प्रकाश डालता है, ऐसी विडंबनापूर्ण स्थिति वाले किसी व्यक्ति का उदाहरण डेटा उसके करके देना है आपको। तो यहाँ पर इस तरह से आप पैसेज में ढूंढ करके आप आंसर लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, गिव एट लीस्ट वन सजेशन टू रिड्यूस फूड वेस्टेज बी इट एट इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी और नेशनल लेवल। ठीक है, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए कम से कम एक सुझाव दे चाहे वह मतलब आपको एक सुझाव देना है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पे हो या सामुदायिक स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि केयरफुल प्लेइंग बाय ओनली व्हाट यू नीड, कोलैबोरेशन विथ रेस्टोरेंट्स, यानी कि आपको वही खरीदना चाहिए जो आपकी जरूरत है। इस तरह से स्प्रेड करना है आपको, स्प्रेडिंग अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाइए। एनजीओज जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और भी आप कुछ अदर पॉइंट लिख सकते हैं जो कि इससे रिलेवेंट होगा यानी इससे मिलता जुलता होगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जितना मुझे समझ में आता है मैं आपको समझाऊंगा और भी अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको जो आने वाले फ्यूचर में और भी पेपर की वीडियोज मिलेंगी उसमें और भी बढ़िया तरीके से मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद अगला है सेकंड की रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक प्लस पॉइंट है कि ये आपको ना एक तरह से दंड आलेख वाला क्वेश्चन पूछा है, इस तरह से यहाँ पर ये बना रखा है, तो इसमें ना आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, नीचे आएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में कुछ बातें बता रखी है। तो इस तरह से पैसेज है, आप पढ़ना चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट जो है सो कि क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे। तो ये रहा पैसेज, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो दूसरे में क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है बच्चों कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स आपका कैरी करता है, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट मेड रिटेलर्स एंड ट्रेडर्स अडेप्ट द ऑनलाइन कल्चर, यानी कि खुदरा विक्रेता और व्यापारियों ने ऑनलाइन संस्कृति को किस तरह से अपनाया है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द गैप क्रिएटेड विद द लैक ऑफ फिजिकल मूवमेंट ड्यूरिंग जो है कि द पैंडेमिक, यानी कि जो कोरोना वायरस था उस टाइम पे जो एक गैप था ना, उस फिजिकल गैप की, फिजिकली तो हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो उस चीज को हटाने के लिए खुदरा विक्रेता और व्यापारियों ने ऑनलाइन संस्कृति को इसी वजह से अपना लिया था। ठीक है, तो इसको आप पैसेज में भी ढूंढ करके आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है अगला कि व्हाट डज द रिसर्चर्स मीन बाय चेंजेस इन कंज्यूमर्स हैबिट। ठीक है, कंज्यूमर हैबिट यानी कि उपभोक्ता आदतों में परिवर्तन से शोधकर्ता का क्या तात्पर्य है। तो चेंजेस इन मेकिंग परचेज जैसे कि डिसीजन दैट हैज मेड डिजिटल शॉपिंग ग्रो। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है तीसरा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द जो है कि डिजिटल एक्सपीरियंस एंड हाउ डज इट सर्व अ डुअल पर्पस। ठीक है, तो इस तरह से है कि द फिजिकल एक्सपीरियंस वास्तव में क्या है और यह दोहरे उद्देश्य की पूर्ति कैसे करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा कि व्हाट डज अ कंज्यूमर मिस इन ऑनलाइन परचेज दैट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ फिजिकल परचेज। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ऑनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता क्या चूक करता है, यानी कि कस्टमर क्या चूकता है जो भौतिक खरीदारी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, एक स्पेशल फीचर है जो है कि भौतिक, जब हम लोग फिजिकली कुछ खरीदते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन एंड पर्सनलाइज अटेंशन, ये आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन कि हाउ इज द मार्केट साइज ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 2014 इन 2014 से लेकर 2018 तक इज इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विथ forecast from 2020 to 2027 in billion US dollar. What is the reason of this sharp contrast? जैसो कि substance, ठीक है, विथ रेफरेंस, आपको जो ये रेफरेंस है उसके आधार पर बताना है। कहने का मतलब ये है 2014 से 2018 तक पूरे भारत में ई कॉमर्स उद्योग का बाजार जो है उसका आकार 2020 से 2027 तक आप कह सकते हैं कि अरब, यानी कि कह सकते हैं बिलियन US डॉलर, जो अरब अमेरिकी डॉलर में पहुंच जाएगा, उसके पूर्वानुमान के बिल्कुल विपरीत कैसे है, ठीक है। इस तीव्र विपरीतता का कारण आपको क्या है वो बताना है चित्र 1 में जो आपको दिया गया है। ये आप देख सकते हैं जो चित्र, नीचे चलते हैं, ये आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है। इस चित्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो फिगर 1 दिया हुआ है ना, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ये यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं किस तरह से बदल रही हैं चीजें, किस तरह से नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह का अगर आपका फिगर वगैरह आ गया तो आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये है, नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन, with reference to figure 1, which year would you consider as a time of uh, transition or a beginning of steep rise in e-commerce, ठीक है। इसका आंसर है 2021, ठीक है। तो ये वही है, मतलब पूछा है कि चित्र 1 के संदर्भ में आप किस वर्ष का जो समय मानेंगे जिसमें ई कॉमर्स में तेजी से वृद्धि जो है उसकी शुरुआत हो गई थी, तो 2021 के अंदर। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन कि द राइटर कंक्लूड्स बाय राइटिंग थिंकिंग अबाउट हाउ ऑफ्टन वी हैव फाउंड आवरसेल्फ इन बोथ सिचुएशंस, व्हिच टू सिचुएशंस आर बीइंग रेफर्ड टू, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, लेखक यह लिखकर अपनी बात समाप्त करता है यह सोचकर कि हमने कितनी बार खुद को दोनों स्थितियों में पाया, किन दो स्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला स्थिति और दूसरा स्थिति, इसका आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगले हम आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जो कि हमारा राइटिंग वाला सेक्शन है, और ये सेक्शन 8 नंबर का आएगा आपका, ठीक है, जिसके अंदर मेनली आपसे जो ग्रामर है आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस सेक्शन के अंदर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कि यू आर द मेंबर ऑफ पंजाब अकेडमी दिल्ली, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन टू इनवाइट ऑल फॉर सेलिब्रेटिंग फ्रीडम ऑफ नेशन विथ कवि दरबार, ठीक है। यानी कि आप एक मेंबर है, यहाँ पर देखिए आप पंजाब अकादमी दिल्ली के एक सदस्य हैं, यानी कि पंजाब जो ये अकेडमी है वो दिल्ली के एक सदस्य हैं। सभी को जश्न मनाने के लिए आमंत्रित जैसे कि करने के लिए एक औपचारिक निमंत्रण का मसौदा, यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करना है कवि दरबार के राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस तरह से लिखा हुआ है, एस्वाइसमेंट ऑफ फॉर्मल प्रिंटेड इनविटेशन एग्जाम्पल। कहने का मतलब यह औपचारिक मुद्रित यानी प्रिंटेड जो हम इनविटेशन भेजने वाले हैं, आमंत्रण भेजने वाले हैं, उसका एक कह सकते हैं नमूना है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इनविटेशन भेजना है। ये इनविटेशन का एक मसौदा है, ड्राफ्ट जो तैयार किया गया है, ये आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है उसमें से उठाया है मैंने डिट्टो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से आप, ये ऐसा नहीं कि एकदम फुल पत्ती बना के आना, नहीं, इस तरह से आप मतलब एक ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से आपको चीजें करनी है। कि जैसे कि मैं कुछ चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है पंजाबी अकेडमी दिल्ली, ठीक है, सेलिब्रेट्स द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम विथ पंजाबी कवि दरबार, ठीक है, नेशनल पंजाबी कवि दरबार, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे भारत का झंडा, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनोग्रेशन बाय किसके द्वारा हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंटेड जो है सो कि ये हो रहा है अनीता सिंह के द्वारा, ठीक है। वेडनेसडे को है, इतना तारीख है, इतना टाइम है, जो भी है, वेन्यू क्या रहेगा,
ठीक है। इनवाइटेड जैसे कि पोएट कौन कौन से है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये सारे पोएट्स हैं इनवाइटेड इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक अच्छा सा इनविटेशन कार्ड लगे एक तरह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, हम आ गए हैं अगले प्रश्न में, चौथे प्रश्न में। इसमें बोला है कि अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यानी कि आपको चौथे क्वेश्चन में ए और बी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो या तो आप ए वाले को अटेम्प्ट कर लीजिए या बी वाले को अटेम्प्ट कर लीजिए। ए वाले में देखिए, चौथे के ए में क्या पूछा है कि यू आर सुधा या सुधीर, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क, यू रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। एक एडवर्टीजमेंट है जो आपने रीड किया है न्यूज़पेपर के अंदर, तो आपको ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट गिविंग योर डिटेल्ड रिज्यूम, ठीक है। यानी कि आपको एक जॉब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर जो एक वैकेंसी खाली है उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रिपोर्ट है, आपको ये रिपोर्ट लिखना है 120 से 150 शब्दों में। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, ये जो है ना सुधा और सुधीर वाला, यहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट मिला और उस एडवर्टीजमेंट को आधार बनाकर आपने जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एक लेटर लिखा। तो ये जॉब लेटर जो होता है ना, इस तरह से आपके लिए मैंने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से सेम टू सेम फॉर्मेट कई बच्चे पूछते हैं। तो जो भी मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ जॉब एप्लीकेशन का, या इस तरह से जो भी चीजें, तो डिट्टो यही फॉर्मेट आपको लिख के आना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने ली है आपका CBSE का जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसी के अंदर से लिया है। तो CBSE अपने ही चीजों को गलत नहीं ठहराएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है A7 शांति पार्क दिल्ली, और ये थोड़ा पुराना डेट है, 10 अगस्त 2011 का डेट है ये। द मैनेजर NCR ग्रुप ऑफ होटल्स, ठीक है, दिल्ली। जो उसने एडवर्टीजमेंट पढ़ा है ना, वो एडवर्टीजमेंट यहाँ पर नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। उसके बाद सर लिखेंगे और उसके बाद अपना जो है लेटर चालू कर देंगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इन हिंदुस्तान टाइम्स, डेट जो है 7 अगस्त 2011, फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट आई हेयर बाय ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, आई पोजेस, जो है सो कि इस तरह से लिखना है आपको, यू में कॉल मी, ठीक है, फॉर एन इंटरव्यू ऑन एनी डेट्स एज पर योर कन्वीनियंस, आई शेल बी एबल टू ज्वाइन माई ड्यूटीज एट 1 month नोटिस इफ अपॉइंटेड, ठीक है, ठीक है। आई एम इनक्लोजिंग माई डिटेल रिज्यूम फॉर योर जो है सो कि पर्सुअल। तो इस तरह से अपना ये रिज्यूम भी दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप थैंक यू योर सिंसियरली सुधा या सुधीर, जो भी नाम है आपका। अगर आप लड़के हैं तो यहाँ पर सुधा लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो सॉरी आप लड़की हैं तो यहाँ पर सुधा लिखेंगे, अगर आप लड़के हैं तो सुधीर लिखेंगे। इनक्लोजर डिटेल रिज्यूम, इस तरह से यहाँ पर आप रिज्यूम दे देंगे, या रिज्यूम कह लीजिए या बायोडाटा कह लीजिए। इस तरह से आपका नाम जो भी है, यहाँ पर फादर का नाम जो है ASP चंद, जो भी नाम है, यहाँ पर फादर का नाम तो दिया नहीं है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो है 9 अगस्त 1985, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रिज्यूम और बायोडाटा बनाएंगे, ठीक है। एड्रेस लिख देंगे, एड्रेस क्या है आपका A7 शांति पार्क दिल्ली है आपका। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, BA प्रोग्राम आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1995 में किया है, फर्स्ट डिवीजन में किया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड पब्लिक जैसे कि डिजाइन YMCA आपने 1997 में फर्स्ट डिवीजन में किया है। इतना मतलब ताम झाम ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, जितना आता है आप उतना लिख सकते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट किया है IGNOU से 1999 में, सेकंड डिवीजन आया था आपका, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक्सपीरियंस क्या क्या है आपको, काम का एक्सपीरियंस, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस है एट IGNA एज ए रिसेप्शनिस्ट, आपने वहां पर 1999 में काम किया था 6 महीने तक। प्रेजेंटली वर्किंग है विथ MS न्यू, इस तरह से आप जो है सो कि ये कंपनी का नाम है क्लोथ्स एम्पोरियम जो भी है, सिंस फरवरी 2000 से आप यहाँ पर वर्किंग है, ठीक है। अगर नीचे आते हैं तो कुछ और बातें आप लिख सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप हाइट आपका ये है, वेट आपका ये है, हॉबीज क्या है, ड्रामे जैसे कि वॉचिंग मूवीज, इस तरह से जो भी ड्रामेटिक से आपका। लैंग्वेज नोन, यानी कि कौन कौन सी भाषाएं आती है, तो इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है। रेफरेंसेस क्या है आपकी, किस 2 रेफरेंस आपको देना होगा, तो आप एक लिख सकते हैं डॉक्टर PSK मार्थ जो है सो कि सीनियर कंसल्टेंट GTB हॉस्पिटल के हैं, और ये 2 पहला नाम हो गया। और मिस्टर अरुणा देव डायरेक्टर है स्पेसिफिक सोसाइटी दिल्ली का,
ठीक है, तो ये इनका, तो 2 नाम आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो लेटर है जॉब के लिए वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से आपका चीजें कंप्लीट होता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग आ गए हैं सीधा सेक्शन सी के अंदर, जो कि लिटरेचर यानी कि बुक वाले से बुक से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वो वाला सेक्शन है। 18 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बुक से, ठीक है। तो वो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है 5वां कि अटेम्प्ट एनी 5 of 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है, विदिन 40 वर्ड्स ईच, यानी 40 शब्दों के अंदर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 into 2 यानी कि 10, कहने का मतलब यह है कि एक क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ होने वाली है 5 नंबर की। अगर आप इसी तरह से 2 क्वेश्चन करेंगे तो टोटल आपको 10 नंबर मिलेंगे 5वें क्वेश्चन के, यानी 5वां जो क्वेश्चन है हमारा हो जाता है कितने नंबर का, 10 जो है कि मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए 5वें क्वेश्चन का जो पहला है यहाँ पर उसको समझते हैं। सॉरी मैंने एक चीज गलत बता दिया आपको, ये चीज मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये 40 वर्ड आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। 5 into 2 है आपका, यानी कि टोटल 10 है। तो आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 5 करना है। तो कहने का मतलब ये है कि 5 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा गलत बता दिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जो कि एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल आपके कितने नंबर आ जाएंगे, 5 दूनी 10 नंबर, यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का, टोटल आ जाएंगे आपके 10 नंबर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का जो आपका शब्द सीमा दिया गया है वो 40 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और 6 में से 5 तो करना ही, कोई से भी 5 कर लीजिए। तो देखिए 5वें का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है आपसे। पहला है कि व्हाई डिड द रैट ट्रैप, ठीक है, पैडलर सिंग हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रैट ट्रैप पैडलर ने खुद को कैप्टन वॉन स्टोहेल के रूप में क्यों साइन किया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो इसका पूरा आंसर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की वाई वाज गांधी जी ट्रायल्स डिले, यानी कि गांधी जी के मुकदमे जो है उसमें देरी क्यों हुई। तो देखिए द गवर्नमेंट वाज जो है सो कि बेफेल्ड, इस तरह से यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर, यानी कि आंट जेनिफर्स टाइगर जो है उस कविता का स्वर क्या है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। आगे चलते हैं, अगला है कि वाई डज अ ब्यूटीफुल थिंग नॉट पास इनटू नथिंगनेस, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन है छठा आपका कि एक सुंदर चीज शून्य में क्यों नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां कि हाउ आर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। यानी कि डेरी और जो मिस्टर लैम्ब है वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है वाई डिड जो थिंक रोजर कन वाज बेटर ऑफ विथ द न्यू स्मेल, ठीक है। यानी कि जॉ ने सोचा कि रोजर स्कंक जो है नई गंध के साथ बेहतर क्यों था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एबल टू फाइंड सो मेनी फ्रेंड्स एंड प्लेड विद देम हैप्पीली, इस तरह से आप आंसर यहाँ पर देख ही सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं छठे क्वेश्चन के अंदर कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, आपको 120 से 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। 2 गुने 4 यानी कि आपको 8 है। कहने का मतलब ये है कि आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन के आंसर कितना देना है, 2, और एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 नंबर का होगा। और अगर आप टोटल 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना। अब चलिए छठे का जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं। छठे का पहला है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन छठे का कि सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रोपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, ठीक है।
यूक्लिडिट विथ रेफरेंस टू द लेसन जो है हमारा इंडिगो का लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आत्मनिर्भरता जो भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की मदद सभी एक साथ बंधे हुए थे। इंडिगो पाठ के संदर्भ में आपको इस चीज को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चंपारण टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज इवांस लिव अप टू हिज पॉपुलर टैग ऑफ इवांस द ब्रेक। कहने का मतलब ये है इवांस द ब्रेक अपने लोकप्रिय टैग पर कैसे खरा उतरा। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, द नेम गिवन बिकॉज ऑफ हिज जेल ब्रेक, जैसे जेल को तोड़ के भाग जाता था, एस्केप्ड जैसे कि उसका जो रहता था उस तरह से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इस पेपर का, लास्ट क्वेश्चन, कि हाउ डज कीट्स शोज हिज अनहैप्पीनेस विथ ह्यूमन बीइंग। यानी कि कीट्स जो है आपका वो इंसानों के प्रति अपनी नाखुशी कैसे दिखाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये है पोजिंग थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ, इस तरह से यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश कोर का, वो समाप्त हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको पेपर जो है पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया और भी बेहतर तरीके से आगे आपको मैं पेपर समझाने का प्रयास करूंगा। यही था आज का वीडियो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए इसी तरह से इंग्लिश कोर के पेपरों की वीडियो लाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू ऑल CBSE एजुकेशन इन हिंदी। जय हिंद।